Good morning, sir. सूप ले आए पापा। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी तुम लोग ने जो सरप्राइज टेस्ट कल दिया था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग इधर बता सकते हो, कुछ दिक्कत हो रही सर हो। वॉल्यूम बहुत स्लो है, आवाज नहीं आ रही। स्लो है? यस सर। अभी ठीक है? अभी अभी ठीक यस है? सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी तक तो आप लोग उसको बता सकते हो। जैसे कि अभी तक मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस को थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो उसमें अगर कुछ भी, क्योंकि आप लोग ने टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है कल, तो अगर उसमें कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो मैं बता सकता हूँ। और कंडीशंस नहीं समझ में आ रहे हैं, मतलब जो मैंने कल टेस्ट लिया है वो पूरी तरीके से समझ लो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर ही था। सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ज्यादातर क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे। तो इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि टेस्ट में तो बिल्कुल आप लोग कुछ कर नहीं पाए हो। सर क्योंकि पढ़ा नहीं था। सॉरी, पढ़ा नहीं तो पढ़ा तो रहा हूँ मैं। अभी ये एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे सकते कि पढ़ा नहीं था, क्योंकि अभी तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर देखो, हाँ सर, मार्क्स देखने के बाद अब तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं इधर देने वाला हूँ, उसको आप लोग करना। ट्यूट क्लास में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, आज जो भी ट्यूट क्लास है उसमें मैं फिर से दूंगा, तो उसको करो। और फिर देखो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, क्या चीज, मतलब नंबर ऑफ डेज काउंट करने में या स्टेटस को पता करने में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बेसिक कंडीशन में, एडिशनल कंडीशन में। बाकी देखो, जो अगर हम लोग जो भी एंटिटीज हैं, अगर उनकी बात करें तो इंडिविजुअल का जो भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस जब आइडेंटिफाई करते हो तो वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी है प्रॉब्लम, मतलब उधर आपको बेसिक एडिशनल दोनों तरह की कंडीशंस देखनी होगी। बाकी सब तो जो एंटिटीज हैं उधर इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि जो भी एंटिटी है वो कंट्रोल और मैनेज कहाँ से की जा रही है, इंडिया या इंडिया के बाहर, और उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट। वहाँ ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी वाला चक्कर नहीं है, तो वो बिल्कुल बहुत आसान है। बस केवल इंडिविजुअल और थोड़ा बहुत एचयूएफ, बस उधर दोनों चीजों पे बस केवल देखना है। बाकी तो बहुत आराम से आप पता कर सकते हो रेसिडेंशियल जो स्टेटस। ठीक है? और जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो इंडिविजुअल के ही पूछे जाते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 इधर नहीं कोई दिख रहा है। रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। आरुषि। यस सर। तुम लोग से मैंने इतनी बार बोला है कि जो है रोल नंबर लिखो, जरूर लिखो, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता। अभी मैं वापस फिर से तुम लोग की लिस्ट निकालूं, उसमें से देखूं किसका रोल नंबर है, क्या है नाम। कितनी बार मैंने बोल दिया है कि नाम के आगे रोल नंबर लिखो, मेरे लिए आसान हो। 2015 चेन्नई में सर लिख दिया। damages worth rupees 20,000 crore. 2005 मुंबई more than ये 1,000 people कौन died. है? मुंबई में तो हर है ही, हैदराबाद और कोलकाता में हालत खराब ही रहती है। तो ये दो चार एक साथ बज रहे हैं। 2 आदर्श, 3 आकाश। रोल नंबर, ओके आदर्श, आकाश। ठीक है, आकाश भी दिख रहे हैं। रोल नंबर 4 अमन। प्रेजेंट सर। ठीक है। 5 प्रेजेंट सर। ओके। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 6 प्रेजेंट सर। ओके। 7 8 9 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 8 रोल नंबर 8 अंशिका है। प्रेजेंट सर। ओके। 9 प्रेजेंट सर। अपर्णा। हाँ ठीक है। यस 10 अर्पित। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है अर्पित, रोल नंबर पहले लिखो तुम नाम के आगे।
11 आर्यन, 13 आस्था, रोल नंबर 13. Present sir. Okay. Present sir. 14 आस्था सिंह. Present sir. Okay. 15 आस्था, रोल नंबर 15. Present, sir. Okay. 16 Present, sir. 16 रोल नंबर 16 Present, आयुषी. sir. Okay. Present, sir. 17 भानु. 18 भूमि. Present, sir. Okay. 19 रोल नंबर 19. 20 दिव्यांश. 21 Present, sir. 21 Present, sir. ठीक है 21. 22 Present sir. ओके. 24 सौरभ. 25 अरशद. 27 निहारिका. Present sir. 26. निहारिका Present sir. 26 ओके. Present. ओके 26 निहारिका. ओके. सॉरी 26 नंदिनी है. ठीक है. और निहारिका Yes sir. 27. ओके ठीक है. 28 प्रखर. नहीं. 30 रोल नंबर 30. 31 ओके. 31 Present sir. 31. Present Okay. sir. 32 Present sir. प्रयास आनंद यादव. हाँ ठीक है. 32 प्रिया. Present sir. ओके. प्रिया नाम के आगे रोल नंबर लिखो. नहीं समझ में आ रहा है मुझे इधर. रोल नंबर 33. Present, sir. ओके. 34 ठीक है. 34 भी है. Present, sir. हाँ ओके. 35 राज नहीं है. 36 Present, sir. ओके. 37 38 Present sir. 40 Present, 40 sir. ओके. 41 ठीक है. 41 Present, sir. 42 43 Present, sir. 43 Present sir. ओके. Present sir. 44 45 Present, sir. 46 नहाने गए 50 को कर Present sir. कर मेरे पास आई 51 sir. ओके. 51 उत्कर्ष. निभाना साथिया has 52 a cult state सिमरन म्यूट Present, करो. sir. उत्कर्ष 51 53 विनय. 54 विवेक. Yes, sir. Present, sir. विनय. Sir, 53. Yes, sir. 53. ओके. 54 Present, sir. 56 57 ओके. अभी कोई बच गया? कोई रह गया? नहीं ठीक है. ओके. 52 लगा दिया है सर. कितना रोल नंबर है तुम्हारा? 52. 52 नहीं. 52 तो नहीं लगा है. ओके चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं. हाँ तो लास्ट क्लास में हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस को देख रहे थे, तो वही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो वहां पर इंडिविजुअल की जो रेसिडेंशियल स्टेटस थी वो हम लोग ने देखा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी है. अभी जो दूसरी एंटिटीज हैं जैसे कि HUF हो गया, आपका जो पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गए, या दूसरे इसके अलावा जो भी एंटिटीज है उनका कैसे आप रेसिडेंशियल स्टेटस पता करते हो. तो हम लोग ने कल मतलब लास्ट क्लास में HUF को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था. HUF के बारे में कैसे आप उसको पता करते हो. अभी आगे है पार्टनरशिप फर्म. जो पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो यहाँ केवल दो चीजें आप लोग को देखनी है कि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है. बस केवल
ठीक है। As per section 6(2), a partnership firm and the association of persons are said to be resident कब in India if control and management of their affairs are only or partly situated within India during the relevant previous year। मतलब इंडिया में पार्टली या पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में ही हो रहा है, मतलब पार्टली या फिर पूरी तरीके से, दोनों सिचुएशन में आपकी वो जो फर्म है वो कैसी होगी, रेसिडेंट। लेकिन अगर मैं जो है अगर पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट। बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर देखिए एज पर सेक्शन 6(3) एन इंडियन कंपनी, मतलब इंडियन अगर कोई कंपनी है, इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी जो कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है जिसका, या बाहर भी हो रहा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वो हमेशा रेसिडेंट ही होगी। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूं, अ फॉरेन कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड ओनली इन द इंडिया। मतलब पूरी तरीके से अगर कंट्रोल मैनेजमेंट कोई फॉरेन कंपनी का इंडिया में है, पूरी तरीके से, पार्टली नहीं, तभी वो रेसिडेंट होगी, वरना नॉन रेसिडेंट। तो आगे वही दिया गया है। हाउएवर a foreign company is treated as non-resident if during the previous year control and management of its affairs is either wholly or partly situated out of the India। ठीक है, आसान है। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया गया है सॉरी, A Limited is an Indian company. It carries on business in New Delhi and London. The entire control and management of the company is situated outside India. 80% of total income of company is 80% of total income of the company is from business in London. What is the residential status of A Limited? क्या होगा? कोई बता सकता है? अभी मैंने बताया इंडियन इंडियन सर, इंडियन इंडियन है। मैं पूछ रहा हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट? रेसिडेंट। रेसिडेंट, करेक्ट। जैसे अभी मैंने बताया था, अगर कोई भी इंडियन कंपनी है, कोई भी इंडियन कंपनी, यहाँ पर देखिए दिया गया है एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इंडिया। ये मैटर नहीं करता कि उस वहां पे वहां की जो है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ पर है, इंडिया में या इंडिया के बाहर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अभी फॉर अदर पर्सन, फॉर अदर पर्सन मतलब कि इसके अलावा जो भी एंटिटीज की अभी तक हम लोग ने बात की है, जैसे कि उसमें हम लोग ने इंडिविजुअल को देखा, उसमें हम लोग ने एचईएफ को देखा, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, फिर लास्ट में कंपनी। उसके अलावा अगर कोई पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, जो बचे हुए हैं, एज पर सेक्शन 6(4) एवरी अदर पर्सन is resident in India if control and management of its affair is wholly or partly situated within India ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो है पार्टली या पूरी तरीके से कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, वरना नॉन रेसिडेंट। क्लियर है? तो ये इंडिविजुअल के अलावा और जितनी भी एंटिटीज है वो बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना है। बस आपको ये पता करना है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है या फिर इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आप लोग कर क्यों रहे हो, रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने की जरूरत क्या है कि कोई इंडिविजुअल आपका ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है। तो वो ये रीजन है, ये आपके सामने जो है ये रीजन है। मतलब इसमें देखिए अलग अलग तरह की आपको इनकम दिख रही होगी, और इनकम, और वो बताया गया है कि वो इनकम आपके ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट हैं उनके लिए टैक्सेबल है या नहीं है, या जो आपके नॉन ऑर्डिनरी है उनके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, या नॉन रेसिडेंट है उनके लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। तो
अभी कुछ इनकम ऐसी होंगी जो जो है सबके लिए टैक्सेबल होंगी, कुछ इनकम ऐसी होंगी जो किसी एक के लिए टैक्सेबल होगी और दूसरों के लिए वो टैक्स फ्री होंगे, टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे जो फर्स्ट इनकम यहाँ पे मुझे दिख रही है वो है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब इंडिया में अर्न की गई है या नहीं की गई है उससे मतलब नहीं है। अगर इंडिया में वो इनकम रिसीव की गई है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, मतलब डीम टू बी रिसीव मतलब आपको तुरंत रिसीव नहीं हो लेकिन वो जो है फ्यूचर में हो फ्यूचर में आपको मिलेगी वो इनकम। ठीक है, अभी उसके एग्जांपल में बताता हूँ डीम टू बी रिसीव्ड का। तो ये ऐसी इनकम चाहे वो इंडिविजुअल या वो जो एंटिटी है वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉन ऑर्डिनरी है या फिर नॉन रेसिडेंट है, सभी के लिए ये इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है कि नहीं। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। आपको इनकम्स अलग अलग तरह की इनकम्स आपको दे दी जाएगी, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है या नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं डीम टू बी रिसीव्ड। ये क्या है? इनकम रिसीव हो रही है वो तो आसान है भाई, जो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है वो चाहे अर्न बाहर से की गई हो लेकिन इंडिया में अगर रिसीव हो रही है तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये तो आसान है आइडेंटिफाई करना। लेकिन डीम्ड टू बी रिसीव्ड ये क्या है? ठीक है, तो ये सेक्शन 7 में बताया गया इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनकम्स दी गई हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड को हम लोग जो है जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरीज उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है, उसमें कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, एक एम्प्लॉयर कैसे उसमें कंट्रीब्यूशन करता है, एक एम्प्लॉय कैसे कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग कितने तरह के प्रोविडेंट फंड है वो सारी चीजें आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी इतना जान लो कि यहाँ पर जो भी कोई प्रोविडेंट फंड, जैसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, उसमें जो है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट दी गई है वो 12% की। ठीक है, जो एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो अगर 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% से ज्यादा जो अमाउंट होगा वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, बाकी 12% तक वो टैक्स फ्री होगा एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, जैसे सपोज मेरी सैलरी सपोज 1 लाख रुपए है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो है 15% यानी 15,000 रुपीज। ठीक है, तो 12% यानी 12,000 रुपीज तक वो टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, टैक्स मुझे उस पर नहीं देना होगा। लेकिन जो उसके ऊपर का अमाउंट है यानी कि 15 माइनस 12 यानी 3,000 जो है वो जो है आपका डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, क्योंकि वो अभी आपको रिसीव नहीं हो रहा है, अभी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, वो आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा है। जब वो प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो जाएगा तब वो पैसे आपको मिलने वाले हैं, अभी तुरंत आपको मिलने नहीं वाले हैं। लेकिन वो आपकी इसी मंथ की सैलरी से या प्रीवियस ईयर की मंथ के सैलरी से ही या प्रीवियस ईयर के सैलरी के हिसाब से ही वो एक पैसे आपके प्रोविडेंट फंड में गए हुए हैं। तो इसलिए टैक्स तो आपको अभी देना है, लेकिन वो पैसे कब मैच्योर होंगे? जब वो प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो जाएगा। तो 12% के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट होगा, 12% से ज्यादा अमाउंट होगा, वो सभी के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर जो है आपका नॉन रेसिडेंट है, वो उनके लिए सभी के लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा, क्योंकि एक ऐसा अमाउंट है डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इसी तरह इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, यानी आरपीएफ से मतलब है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। interest credited to the RPF of the employee which is in excess of 9.5%। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट दे दी गई, जो भी इंटरेस्ट आपको आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसे हैं उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी बात हो रही है, तो वहां पे 9.5% तक तो वो एग्जेम्प्टेड है, टैक्स फ्री है। उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो भी आपको आज नहीं मिलेगा, वो आप जब प्रोविडेंट फंड मैच्योर हो जाएगा तभी मिलेगा। तो वो भी कैसा अमाउंट हो गया? डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगा, चाहे रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा भी हो उस इंडिविजुअल का, उस एंटिटी का। ठीक है, वो सभी के लिए टैक्सेबल अमाउंट होगा। इसी तरह नेक्स्ट, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम
अच्छा, ये सारे चीजें जो लिमिट है, ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग जब इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्स लायबिलिटी इंडिविजुअल की कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वहां पर दिया रहेगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इतना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो अभी आपको उसमें से पता करना होगा कि हाँ इतना अमाउंट टैक्सेबल है, इतना अमाउंट टैक्स फ्री है। 9.5% से ज्यादा इंटरेस्ट आपका जो है टैक्सेबल है, 9.5% तक टैक्स फ्री है। ये सारी चीजें हम लोग आगे करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में। ठीक। नेक्स्ट, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो आप अगर अनरिकॉग्नाइज्ड फंड है, ठीक है, वहां से आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो अमाउंट भी टैक्सेबल होगा सभी के लिए। वो अमाउंट कैसा है? डीम टू बी रिसीव्ड। ठीक है। और लास्ट में है द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर to the account of an employee under notified contributory pension scheme। जो पेंशन स्कीम्स होती है, अगर उधर जो है एम्प्लॉयर या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई एम्प्लॉयर है वो प्रीवियस ईयर में उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD, तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इनकम में आएगा। ठीक है। तो ये सारी इनकम्स थी जो डीम टू बी रिसीव्ड बोले जाते हैं। और उसके बाद अच्छा, अगर इसमें अभी मुझे पता है थोड़ा सा है टफ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो अगर जितना भी समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे हम लोग इसमें जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, जो नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले, तो ये चीजें धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी। अभी फोकस हम लोग का किधर है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे केवल है। ठीक है। प्रोविडेंट फंड तो अभी हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है आपको। वो यहाँ पर मैंने बस इसलिए दिखाया जिससे आपको समझ में आ जाए डीम टू बी रिसीव्ड होता क्या है। ठीक है। वो इनकम जो अभी आपको तुरंत नहीं रिसीव हो रही है, फ्यूचर में मिल जाएगी, लेकिन क्रेडिट अभी आपके अकाउंट में हो गई है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम एक्रूज और अराइजेस और इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया वेदर रिसीव इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब रिसीव्स करने से मतलब नहीं है कहाँ पर वो इनकम अराइज हुई, कहाँ जनरेट हुई है, उससे मतलब है। ठीक है। तो इनकम एक्रू और अराइजेस और इज डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में ही वो जनरेट की गई अराइज हुई है इनकम, लेकिन रिसीव वो इंडिया के बाहर या इंडिया में हुई है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। वो कहीं भी हुई है, तो ऐसी इनकम भी अब वो तीनों जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस है, यानी ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी या फिर नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए वो टैक्सेबल होगा अमाउंट। ठीक है। मतलब रिसीव हुआ, बाहर से हुआ, यहाँ से हुआ, कोई मतलब नहीं है। और इंडिया में अगर जनरेट हुई इनकम, वो भी बाहर भी रिसीव हो रही है, तो वो भी सबके लिए टैक्सेबल है। आगे बढ़ते हैं। इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जनरेट हुई एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आ रहा है समझ में? मतलब इंडिया के बाहर वो इनकम जनरेट हुई, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी उधर ही बाहर ही हो रही है। ठीक है। लेकिन जो फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, लेकिन ऐसे बिजनेस से इनकम आ रही है जो इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है, इंडिया में मैनेज किया जा रहा है। तो ऐसी इनकम अगर हो रही है तो उस वहां पर जो आपके नॉन रेसिडेंट होंगे उसके लिए, उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। बाकी दोनों जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस है, यानी कि ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, उनके लिए दोनों अमाउंट, ये दोनों उनके लिए जो है ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है। ये इनकम टैक्सेबल होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक है। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब कि अगर इंडिया के बाहर वो जो है इनकम आप जनरेट कर रहे हो, और जो है इसके अलावा यानी कि जो ऊपर वाला जो मैंने बताया था इनकम, उसके अलावा जो इनकम जो है, मतलब कि ऐसे बिजनेस से या ऐसी जगह से जो इंडिया में कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो आपके ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट है, केवल उनके लिए टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों यानी नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट में, इनकम विच एक्रू और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, बाहर इनकम जनरेट हुई एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब रिसीव भी बाहर ही हो रहा है ड्यूरिंग द इंडिया ड्यूरिंग द ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स, मतलब पहले के सालों में, प्रीवियस ईयर
कई प्रीवियस ईयर्स में अगर ऐसा हो रहा है कि वो इनकम बाहर जनरेट हो रही है और बाहर ही रिसीव हो रही है एंड रिमिटेड और एंड रिमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस, और लेकिन पिछले साल वो वापस इंडिया में वो इनकम जो है वो जनरेट की गई या रिसीव की गई, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, वो ऐसी कंडीशन में कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस हो वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके इनकम्स थे जहाँ पे आप जो जो भी आप जो भी जो है जो इनकम ऐसी थी जो जो अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग तरह से वो टैक्सेबल होती है। कुछ इनकम ऐसी थी जो सभी के लिए टैक्सेबल है, कुछ इनकम ऐसी है जो सभी के लिए टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, इसके जब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें थोड़ी सी और आसान लगने लगेंगी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लेना, बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको आप लोग जरूर देख लेना। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटीज की। मतलब ये सारी चीजें हम लोग कर क्यों रहे हैं? कर रहे हैं कि जो है उस एंटिटी की, उस इंडिविजुअल की आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस से आपने पता किया कि भाई कौन कौन सी इनकम है जो उनके लिए टैक्सेबल है। उसके बाद का नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो क्या होता है कि वो इनकम पे कितना टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, वो कैलकुलेशंस। ठीक है, tax liabilities are the entire amount of tax outstanding within a concerned time horizon payable to taxing entities like central or state government or local authorities like municipalities. Individuals and institutions are liable to pay taxes on their earned income. मतलब जो भी इनकम अर्न किया गया है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। वो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो देखते हैं। टैक्स जो स्लैब है आपका, ठीक है, अभी इंडिविजुअल की बात करते हैं पहले, वहां पे जो टैक्स जो आपका स्लैब है उसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को इसका आइडिया होगा कि अभी जो टैक्स स्लैब है वो कैसा है। द इंडियन इनकम टैक्स functions under the Central Board of Direct Taxes. The primary duty of this department is to implement several direct taxes to collect substantial revenue for the country. यानी CBDT ये डिपार्टमेंट है जो ये सारी चीजें करता है। ठीक है, जो इनकम टैक्स जो इंडियन इनकम टैक्स फंक्शन करता है वो इन्हीं के अंडर में CBDT जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, इट केम ऑन इफेक्ट फ्रॉम 1961. The income tax liability is structured to suit the various income slabs. Income tax slabs were updated on the 1st Feb during the budget 2020. तो अभी बजट आया होगा, कब आता है? 1st Feb को बजट आता है। ठीक है, वहां पर मतलब हर साल वो अपडेट किया जाता है जो भी आपका बजट है। ठीक है, तो वहां पर स्लैब वगैरह मॉडिफाई किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं बजट में। ठीक है, शायद कुछ लोगों को आइडिया हो क्या चेंजेस किए गए। अभी ये आपका देखिए स्लैब है जो आपका जो अभी लास्ट बजट में ये बताया गया था आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरह के हैं, मतलब ये आपका जो एक न्यू स्लैब है, एक ओल्ड स्लैब है। ठीक है, तो अगर मैं न्यू टैक्स रेट की बात करूं तो यहाँ पे अप टू या ओल्ड टैक्स रेट दोनों जगह आपको दिख रहा होगा अप टू 2.5 लाख पर ईयर कितना है, नील। आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, चाहे ओल्ड टैक्स की बात करूं या न्यू टैक्स रेट की बात करूं, दोनों जगह में से कोई टैक्स आपको नहीं पे करना है अप टू 2.5 लाख। अभी मैं 2.5 से 5 लाख इसकी बीच की बात करूं तो यहाँ पर 5% जो है टैक्स रेट है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन न्यू टैक्स रेट में आपको दिख रहा होगा 5% ऑफ टोटल इनकम। 5% यानी कि 2 लाख से ज्यादा जो इनकम है, सपोज किसी की इनकम 4 लाख रुपए है तो 4 लाख माइनस 2.5 यानी कि कितना हो गया 1.5। तो 1.5 लाख 1.5 लाख का 5% जो है वो आपका टैक्स लाइबिलिटी होगी। यानी कि पहले के जो 2.5 लाख है उस पे मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है, जो 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है उसी पर मुझे टैक्स पे करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर 5% हो गया और प्लस
4% जो आपका सेस है, एजुकेशन सेस, वो आपको भी पे करना होता है। तो अभी सपोज जैसे मैंने बताया कि 4 लाख रुपए किसी की इनकम है, तो उसमें से 1.5 लाख रुपए यानी कि करीब 7,500 रुपए ये आपका टैक्स बना, ठीक है, 7,500 रुपए बना ना, हाँ, तो उसका 7,500 पर एजुकेशन सेस भी लगेगा प्लस 4% का, ठीक है। वो टैक्स जो आपका अमाउंट है उस पर सेस लगेगा, वो इनकम पर नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स अमाउंट पर सेस लगता है, एजुकेशन सेस, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग स्लैब केवल देख लो, 5 to 7.5 10%, लेकिन ओल्ड जो टैक्स रेट है उधर 20% है, इधर 10%, ठीक है। न्यू जो आपका टैक्स रेट है प्लस 4% सेस। 7 to 10 लाख जो न्यू टैक्स रेट है वो 15% है, और देखिए 4% आपका एजुकेशन सेस सभी में दिख रहा होगा। इधर 20% है ओल्ड टैक्स रेट में, तो ओल्ड टैक्स रेट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 लाख to 10 लाख ये 20% ही है, लेकिन इधर ये चेंज कर दिया है 5 to 7.5 10% एंड 7.5 to 10 15%। इसी तरह 10 to 12.5 ये आपका हो गया 20% यहाँ पर, इधर 30 है, और 12.5 to 15 25%, और 12.5 लाख से, ये कुछ मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर कैसे सेम अमाउंट दिया गया। ये मैं एक और फाइल शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, हाँ ये तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर बिल्कुल आसान है, न्यू टैक्स रेट स्लैब है ये, अप टू 2.5 नील, 2.5 to 5% 5 to 7.5 10%, 7.5 to 10 15%, 10 to 12.5 20%, 12.5 to 15 25%, और 15 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी उस पर 30% प्लस एजुकेशन जो सेस है 4% वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स स्लैब। income tax slab in India is announced by the Union Finance Minister. At present, there are two different regimes of income tax slab. तो दो अलग-अलग tax slab हैं, ठीक है? Under the old regime, taxpayer will be able to enjoy the benefit of deductions and exemptions, while the tax slab are divided. While the tax slabs are divided into 4 categories ranging from nil to 30%. ये ओल्ड टैक्स स्लैब की बात की है। However, under the new regime, taxpayers cannot avail the benefit of deductions and exemptions, but the tax slabs are further divided into 7 categories ranging from nil to 30%। ठीक है, तो दो तरह के अभी टैक्स स्लैब चल रहे हैं, ऑप्शनल है, जिधर भी मतलब ओल्ड टैक्स स्लैब के साथ भी जा सकते हैं और न्यू टैक्स स्लैब के साथ भी जा सकते हैं। ये आपका न्यू टैक्स स्लैब है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो आपका ओल्ड जो टैक्स स्लैब है वहां पर जो डिडक्शंस है एग्जम्पशंस है वो दिया जाते हैं, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं है, उधर डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं दिए जाते।